हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विश्वगुरु एकेडमी पर। तो दोस्तों, हम लोग क्लास 8 की साइंस की एनसीईआरटी में आज की इस वीडियो में थर्ड चैप्टर जो है वो डिस्कस करेंगे, जो है संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। रेशे से रिलेटेड जो चैप्टर्स हैं वो हम लोग ने क्लास 6 में भी डिस्कस किया था, क्लास 7 में भी डिस्कस किया था, ठीक है। और क्लास 8 में संश्लेषित जो रेशे हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे, और जो प्लास्टिक है वो कैसे बन रहे हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आइए फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे हर वीडियो में हमने कहा था कि जब भी आप वीडियो देखिए तो कॉपी पेन लेकर के ज़रूर बैठिए, इसकी शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाइएगा। तो इसमें भी जब आप देख रहे होंगे तो इसको ऐसे ही करिएगा, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। पहले ये कहा गया है पोशाक यानी ड्रेस जिसे हम पहनते हैं वो कपड़े फैब्रिक से निर्मित होते हैं। कपड़े प्राकृतिक अथवा कृत्रिम स्रोतों से प्राप्त रेशे यानी फाइबर से बनाए जाते हैं। ये जो कपड़े होते हैं वो या तो प्राकृतिक जो है स्रोत से या फिर कृत्रिम स्रोत से प्राप्त जो फाइबर्स होते हैं उनसे बनाए जाते हैं। क्या आप कुछ प्राकृतिक रेशों के नाम बता सकते हैं? अभी नीचे आएगा कि जैसे कपाट है, ऊन है, ये सारे हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद है जैसे रेशों का उपयोग विविध प्रकार की अनेक घरेलू वस्तुओं के निर्माण हेतु भी किया जाता है। अनेक घरेलू वस्तुएं बहुत सी ऐसी हैं जिनके बनाने के लिए भी रेशों का यूज किया जाता है। रेशों से निर्मित कुछ सामान्य वस्तुओं की सूची बनाइए, उन्हें प्राकृतिक और कृत्रिम रेशों से निर्मित वस्तुओं में विभाजित करिए। नीचे एक सारणी हमें बनाना है जिसमें कुछ वस्तुएं हमें बतानी है, जिसे और इसमें ये बताना है कि जैसे यहाँ पे 3 कॉलम दिए गए हैं। पहले में वस्तु का नाम है, दूसरे में रेशे का प्रकार कि रेशा जो वस्तु है वो किस रेशे से बनी है, प्राकृतिक से बनी है, कृत्रिम से बनी है, ये हमें बताना है। इस सारणी में जितना भी मैटर है वो आगे जैसे हम लोग पढ़ेंगे वो सारा मिल जाएगा, उसके बाद हम इसको फिलअप कर लेंगे। तो देखिए आगे है कि आपने कुछ वस्तुओं को कृत्रिम चिन्हित क्यों किया है। आपने अपनी पिछली कक्षाओं में पढ़ा है कि प्राकृतिक रेशे जैसे कि कपास, ऊन, रेशम आदि पौधे अथवा जंतुओं से प्राप्त होते हैं। दूसरी ओर जो संश्लेषित रेशे होते हैं, ठीक है, जो मानव निर्मित होते हैं वो मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं। इसलिए ऐसे जो रेशे होते हैं उनको हम संश्लेषित या फिर जो है मानव निर्मित रेशे कहते हैं, ठीक है। ह्यूमन मैनमेड जो रेशे होते हैं, मैनमेड जो फाइबर्स होते हैं वो संश्लेषित रेशे कहलाएंगे, सिंथेटिक, ठीक है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है संश्लेषित। हमारी पहली जो हेडिंग है वो है संश्लेषित रेशे क्या है, ठीक है। तो इसमें आगे देखते हैं कि संश्लेषित रेशे जो हैं वो क्या होते हैं। धागे से जुड़े मनकों के हार में पाई जाने वाली एक रूप बनावट को स्मरण करने का प्रयास कीजिए, और जैसे चित्र में दिखाया गया उसके समान कुछ कागज की क्लिपों को जोड़ करके एक लंबी श्रृंखला बनाने का प्रयास कीजिए। क्या दोनों में कोई समानता दिखती है? तो देखिए पहला क्या है, धागों में पिरो करके जो मोतियां हैं उनको बना करके एक माला बनाई गई। उसी तरीके से जो कागज पिन है उनको भी एक श्रृंखला के रूप में जोड़ लिया गया कागज क्लिप को, ठीक है। तो यहाँ पे कहा गया है कि एक संश्लेषित रेशा भी जैसे जिस तरीके से माले से या मोतियों से बनी हुई जो माला बनाई गई है या फिर क्लिपों को जोड़ करके एक श्रृंखला बनाई गई है, उसी तरीके से कहा गया है कि एक जो संश्लेषित रेशा होता है वो भी छोटी इकाइयों को जोड़ करके बनाई गई एक श्रृंखला ही होती है। छोटी छोटी इकाइयों को जोड़ करके बनाया जाता है। प्रत्येक छोटी इकाई वास्तव में एक रासायनिक पदार्थ होता है। हर छोटी इकाई जो होती है वास्तव में एक रासायनिक पदार्थ होता है। इस प्रकार की अनेक छोटी इकाइयां मिल करके जो है वो मिल करके एक बड़ी एकल इकाई बनाती है, जिसे ही हम क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं, ठीक है। अंग्रेजी में से पॉलीमर बोलते हैं। तो ये जो पॉलीमर यानी कि जो बहुलक है वो क्या होती है, अनेक छोटी छोटी इकाइयां मिल करके एक बड़ी जो इकाई बनाती है उसी को ही हम पॉलीमर या फिर बहुलक कहते हैं। तो जो पॉलीमर है वो क्या है, वो एक ग्रीक भाषा के 2 शब्द होते हैं। तो पॉलीमर जो है वो क्या है, एक ग्रीक भाषा के 2 शब्द से मिलकर बना है, पॉली तथा मर। पॉली का अर्थ होता है अनेक तथा मर का अर्थ होता है भाग अथवा इकाई है, ठीक है। अतः एक पॉलीमर या बहुलक बहुत सी इकाइयों के दोहराने से बनता है। तो यानी कि हमें यही पता चला कि जो बहुलक होते हैं वो क्या होते हैं कि जब एक जैसी इकाइयां कई बार दोहराई जाती हैं तो उनसे जब मिल करके एक बड़ी इकाई बनती है तो वही बहुलक कहलाती है। अब बहुलक में देखिए आता क्या, यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बहुलक प्रकृति में भी पाए जाते हैं, नेचुरली बहुलक भी पाए जाते हैं। उनमें जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कपास एक बहुलक है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि कपास जो है वो क्या है, बहुलक है, जो कि सेलुलोज कहलाता है। मतलब कपास जो है वो सेलुलोज से बना होता है, ठीक है। तो ये एक क्या है, ये एक बहुलक है, ठीक है। सेलुलोज जो है ये सेलुलोज के लिए ही यूज किया गया है कि ये एक पॉलीमर है। इसलिए पॉलीमर है क्योंकि एक बड़ी संख्या में ग्लूकोज इकाइयों द्वारा निर्मित होता है, ठीक है। तो ये जो है ये पॉलीमर्स में ही आता है, पॉलीमरेज में आता है सेलुलोज। तो यहाँ पे ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो गया था। अब नेक्स्ट हेडिंग है हमारी संश्लेषित रेशों के प्रकार कि संश्लेषित रेशों में कौन कौन से आते हैं। जैसे है फर्स्ट है रेयॉन, ठीक है। आपने कक्षा 7th में पढ़ा था
क्लास 7th में आपने ये पढ़ा था कि रेशम कीट से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, रेशम के बारे में हमने पढ़ा था, क्योंकि क्लास 7th में हम लोग ने जो नेचुरल फाइबर्स थे उन्हीं के बारे में हमने पढ़ा था। तो रेशम जो होते हैं वो कीट से प्राप्त किए जाते हैं। इसकी खोज, ये पूरी जो लाइन है यहाँ से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे नोट डाउन जरूर करिएगा कि रेशम जो है वो कीट से प्राप्त किया जाता है। इसकी खोज चीन में हुई थी और इसे लंबे समय तक कड़ी सुरक्षा में गोपनीय रखा गया था। ठीक है, रेशम रेशे से प्राप्त कपड़ा जो है वो बहुत महंगा होता है, परंतु इसकी सुंदर बुनावट, जो इसका जो टेक्सचर है, उसने प्रत्येक व्यक्ति को मोह लिया। रेशम को कृत्रिम रूप से बनाने, अब यहाँ पे क्या है कि ये इतना महंगा मिलता है, तो जो अमीर लोग जो होते हैं, जो पैसे वाले होते हैं, वो लोग तो इसको बोरो कर सकते हैं, लेकिन जो गरीब है वो कैसे जो है इसको, क्योंकि ये देखने में तो बहुत खूबसूरत लगता है, इसकी बनावट भी बहुत खूबसूरत है, तो इसलिए रेशम की जैसे कुछ ऐसे जो है मतलब फाइबर्स बनाए गए, जैसे उनको कृत्रिम रूप में, यानी कि उनको लेबोरेटरी में उसको बनाने की कोशिश की गई। तो रेशम को कृत्रिम रूप से बनाने का जो प्रयास किया गया, उसमें 19वीं शताब्दी के अंतिम छोर पर वैज्ञानिकों को रेशम समान गुणों वाले रेशे प्राप्त करने में सफलता मिली। तो ये समझ सकते हैं कि जो यहाँ पे जो हम लोग ने हेडिंग पढ़ी थी रेयॉन, ठीक है, वो एक कृत्रिम रेशम का ही रेशा है। ठीक है, इसकी जो स्टार्टिंग में मतलब कि इसमें जो कामयाबी मिली थी इसको बनने में, वो 19वीं शताब्दी के एंड में हुई थी। इस प्रकार का जो रेशा होता है, और ये लाइन रेयॉन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो किससे बनता है। ये जो रेशा होता है, ये रेशा काष्ठ लुगदी के रासायनिक उपचार से प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त किया जाता है? काष्ठ लुगदी से। ठीक है, उसके रासायनिक उपचार से प्राप्त किया जाता है। यह रेशा रेयॉन अथवा कृत्रिम रेशम कहलाता है। या तो रेयॉन कहेंगे या फिर कृत्रिम रेशम कहेंगे। यद्यपि रेयॉन जो है वो प्राकृतिक स्रोत, इसका जो प्राकृतिक स्रोत है वो काष्ठ लुगदी है, जो है वुड पल्प होता है, लकड़ियों का जो पल्प होता है, उसी से ही ये प्राप्त किया जाता है रेयॉन। ये एक मानव निर्मित रेशा है, तभी तो इसको संश्लेषित जो सिंथेटिक फाइबर कहते हैं। यह रेशम से सस्ता होता है, परंतु इसे रेशम रेशों के समान बुना जा सकता है। ये रेशम से सस्ता होता है, लेकिन जैसे रेशम के रेशे होते हैं उनको जैसे बुना जाता है, उसी तरीके से इसे भी इसकी भी जो है अलग अलग रंगाई की जाती है, अलग अलग किस्मों से इसको जो है रंगा जा सकता है। रेयॉन को कपास के साथ मिला करके, हाँ ये लाइन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे रेयॉन जो है जब उसको कपास के साथ मिलाया जाता है तो उसे बिस्तर की जो चादरें होती है वो बनाई जाती हैं। ठीक है, रेयॉन को कपास के साथ मिला करके बिस्तर की चादरें बनाते हैं, अथवा ऊन के साथ जब मिलाते हैं तो कालीन या फिर गलीचा बनाते हैं। तो कालीन या गलीचा वगैरह जो है वो रेयॉन को जब ऊन के साथ मिलाएंगे तो ये बनेगा, और रेयॉन को जब कपास के साथ मिलाएंगे तो बिस्तर पे बिछाने वाली जो चादरें होती हैं वो बनेंगी। तो यहाँ पे देखिए कालीन वगैरह दिखाई गई है। ठीक है, ये जो मिक्सचर है उसी का ही दिखाया गया है कि किस से मिलकर के बन रहा है। तो ये एक सिंथेटिक फाइबर है रेयॉन, और रेयॉन के साथ जो नेचुरल फाइबर है, कपास को मिलाया तो चादर बन गई, ऊन को मिलाया तो कालीन या फिर गलीचा वगैरह बन गया। ठीक, नेक्स्ट हेडिंग है हमारी, नेक्स्ट जो सिंथेटिक फाइबर है वो है नायलॉन। नायलॉन में क्या है? नायलॉन एक अन्य मानव निर्मित रेशा है। ये भी मानव निर्मित रेशा है। इसके बारे में जो कहा गया है कि इसे 1931 में बिना किसी प्राकृतिक कच्चे माल, ठीक है, इसमें कोई नेचुरल फाइबर्स नहीं जो है इसमें हेल्प के लिए डाले गए थे, कच्चे माल जो है बिना किसी प्राकृतिक कच्चे माल जैसे कि पौधे या जंतु से जो प्राप्त होते हैं उनका उपयोग किए बिना इसे बनाया गया है। ठीक है, इसमें कोई प्राकृतिक कच्चे माल का यूज नहीं किया गया है। इसका निर्माण कोयले, जल और वायु से किया गया है। जब इसका निर्माण किया गया नायलॉन का तो उसमें यूज हुआ है कोयला, जल और वायु। ये प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा था। अगर देखा जाए तो नायलॉन का जो निर्माण हुआ है, इसको बनाने की जो प्रक्रिया मतलब कि ये बनकर के जो पूरा तैयार हुआ 1931 में हुआ है। ठीक है, पहला तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। दूसरा ये हो गया कि इसके बनने में कोयला, जल और वायु का जो है यूज किया गया, और ये पहला ऐसा जो है पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा था। तो सिंथेटिक फाइबर ये पहला ऐसा था जो कंप्लीट था, जिसमें किसी भी नेचुरल फाइबर की इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। नायलॉन रेशा जो होता है, अभी नायलॉन के बारे में जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन और इसकी जो बातें आ रही हैं वो यहाँ से आएंगी। नायलॉन रेशा जो है वो प्रबल होता है, बहुत स्ट्रांग होता है, प्रत्यास्थ होता है, इलास्टिक होता है और हल्का होता है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा लाइट होता है। ये चमकीला और धुलने में सुगम होता है। चमकीला, शाइनी भी होता है, और इसे जो है ईजिली हम धुल भी सकते हैं। अतः ये कपड़ों के निर्माण हेतु बहुत प्रचलित है, मतलब इससे कपड़े बहुत जो है ज़्यादा बनाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा ये फेमस है। क्या नायलॉन रेशा वास्तव में इतना प्रबल, इतना स्ट्रांग है कि इससे नायलॉन पैराशूट या चट्टानों पर चढ़ने वाले जो रस्से होते हैं उसे बनाया जा सकता है? मतलब यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो आइए देखते हैं।
हम नायलॉन से निर्मित कई वस्तुओं का उपयोग करते हैं। तो ये जो लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि नायलॉन से कौन कौन सी वस्तुएं बनती हैं जिनका हम यूज़ करते हैं। तो कौन कौन सी है जिन्हें हम उपयोग में लाते हैं, जैसे कि जुराबें हैं, रस्से हैं, बड़े बड़े जो रस्से होते हैं, ठीक है, वो तंबू जो बनाए जाते हैं, जो है तंबू जो बनाए जाते हैं वो भी नायलॉन के बने होते हैं, ठीक है। दांत साफ करने का ब्रश का जो ऊपर का जो रेशा होता है, ठीक है, वो जो है वो नायलॉन का ही बना होता है। और कारों की सीट के जो पट्टे होते हैं वो भी नायलॉन के बने होते हैं। स्लीपिंग बैग्स जो होते हैं, शयन थैला, वो भी नायलॉन का होता है, पर्दे आदि। तो ये हमने देखा कि नायलॉन से किन किन चीज़ों जो हम लोग डेली रूटीन में यूज़ करते रहते हैं कौन कौन सी चीज़ें बनती हैं। नायलॉन का उपयोग पैराशूट में भी, तंबू बनाने में भी होता है, पैराशूट में भी इसका यूज़ होता है। यहाँ पे भी दिखाया गया है कुछ, ठीक है, पैराशूट में भी इसका दिया गया। नायलॉन से निर्मित विभिन्न वस्तुएं दिखाई गई, कर्टेन का दिखाया गया है, रस्सी दिखाई गई, ब्रश दिखाया गया है, ठीक है। यहाँ पे सॉक्स का भी दिखाया गया है, मोजा भी दिखाया गया है। बूझो का एक क्वेश्चन है कि क्या नायलॉन के रेशे सचमुच इतने मजबूत होते हैं कि हम उसे पैराशूट और चट्टानों पर चढ़ने की रस्सी का निर्माण कर सकते हैं? क्या इतने ज़्यादा ये जो है स्ट्रांग होते हैं, इतना ज़्यादा प्रबल होते हैं? तो आइए देखते हैं। यहाँ पे चट्टानों पर चढ़ने हेतु रस्सों के निर्माण में भी इसका यूज़ किया जाता है। जो नायलॉन होते हैं उसका यूज़ किया जाता है। एक नायलॉन का तार इस्पात के तार से अधिक प्रबल होता है। यहाँ पे ये कहा गया है कि नायलॉन का तार इतना ज़्यादा स्ट्रांग होता है, इतना ज़्यादा मजबूत होता है कि अगर एक स्टील का जो है उसकी कंपैरिजन में स्टील का वायर रखा जाए तो उससे कहीं ज़्यादा जो है वो नायलॉन का जो है स्ट्रांग होता है, ठीक है। तो वहीं यहाँ पे दिखाया गया है कि इससे जो है पैराशूट का भी निर्माण किया जाता है और जो है चट्टानों पर या पहाड़ों पर चढ़ने वाली जो रस्सी होती है वो भी नायलॉन की, और कंपेरिजन तो हमने देख ही लिया कि कितना खतरनाक था, ठीक है। तो इसलिए चट्टानों पर चढ़ने वाली जो रस्सी है वो भी नायलॉन की बनी होती है। अब क्रियाकलाप के आधार पर हम इसे देख लेते हैं। जैसे एक क्लैंप युक्त लोहे का स्टैंड हमें लेना है, ठीक है। लगभग 60 सेंटीमीटर लंबा एक सूती धागा लेना है, एक जो है स्टैंड लेना है, और एक 60 सेंटीमीटर लंबा एक सूती का धागा लेना है। इसे क्लैंप से हमें बांध देना है जिससे ये स्वतंत्र रूप से लटक जाए, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। तो चित्र में देख लेते हैं किस तरीके से ये धागा लिया गया था और ये क्लैंप से लटका करके इसको इस तरीके से फिक्स कर दिया गया है, ठीक है। ये लोहे का स्टैंड पर क्लैंप से लटका हुआ एक धागा है। आगे देखते हैं। अब इसके साथ हमें क्या लगाना है, एक हुक लगा हुआ पलड़ा। नीचे हमने देखा था तराजू के जैसे पलड़ा नहीं होता है, वैसे ही हमने पलड़ा मतलब इसमें पलड़ा बांध लेना है, वो भी हुक लगा हुआ, ठीक है, जिसमें बाट रखे जा सकें। फिर पलड़े में एक एक करके बाट तब तक के रखते चले जाएं जब तक कि धागा टूट ना जाए, तब तक कि हमें उसे, क्योंकि हमने जो है धागे की मेनली स्ट्रेंथ देखनी है। धागे को तोड़ने हेतु आवश्यक कुल भार को लिख लिए कि धागा कितने भार रखा जा रहा है कि वो जो है फिर वो टूट जाए। ये भार रेशे की सामर्थ्य बताता है कि रेशा जो है वो कितना ज़्यादा स्ट्रांग है, उसे ये बताएगा। इसी प्रक्रिया को ऊन, पॉलिएस्टर, रेशम और नायलॉन के धागों के साथ भी दोहराइए। ये जो संश्लेषित धागे हैं, कुछ इसमें नेचुरल भी दिए गए हैं, उनके साथ भी दोहराइए। आंकड़ों को रस्सी जो सारणी नीचे आप बनाइए उसमें पूरा ये धागों के जो आंकड़े हैं उसे लिखिए। तो ये जो सारणी है इसमें मेनली हमें ये यहीं पे करना है। तो इस सारणी में जो हम प्रेक्षण करेंगे उसी को हमें यहाँ पे लिखना है कि हमने जैसे यहाँ पे धागे के और रेशे के प्रकार लिए, कपास का लिया, ऊन का लिया, रेशम के लिया, नायलॉन के लिया। उसके बाद जैसे ही जो तराजू जो पूरा बनाया गया था उसमें बाट रखते जाएंगे और फिर हमें यहाँ पे देखना है कि धागे को तोड़ने में आवश्यक कितना भार लगेगा। तो अलग अलग धागों में कितना कितना भार लग रहा है, इसे एक्सपेरिमेंट के द्वारा जब हम करेंगे तो इसमें जो जो आएगा उसको हम जो भी वेट आएगा उसको हम जो सेकेंड कॉलम है उसमें हम लिख लेंगे। आप रेशों धागों को लटकाने हेतु दीवार पर लगे हुए हुक अथवा कील का उपयोग कर सकते हैं और दूसरे सिरे पर पॉलीथीन की थैली बांध सकते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे कि एक सिरे में तो यही सब रखा जा रहा है, दूसरा सिरा जो खाली है उसमें हम पॉलीथीन की थैली बांध सकते हैं। बाटों के स्थान पर आप एक ही आकार वाली कांच की, यानी कि इसको ऐसे कर सकते हैं, एक और कंपैरिजन कर सकते हैं कि दूसरी तरफ अगर पॉलीथीन की थैली खाली लगाई है तो एक तरफ जो है वो हम बाटों के आकार की या फिर जो है मतलब कि उसी के आकार की हम उसकी जगह गोलियां भी रख सकते हैं, ठीक है, या फिर कोई गुटके वगैरह जो है उनका भी उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पे एक सावधानी बताई गई है कि ध्यान रहे कि सभी धागे एक ही लंबाई के एवं लगभग एक ही मोटाई के होने चाहिए, क्योंकि एक तराजू को जो नीचे का जो पलड़ा है उसको सेट करने के लिए 3 तरफ से धागे होने चाहिए। तो इसके लिए इन्होंने ये कहा है कि ये एक्सपेरिमेंट एग्जैक्ट तभी आएगा जब धागे की लंबाई भी जो है सबकी एक जैसी होगी और उनकी मोटाई जो है वो भी एक जैसी होगी। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी पॉलिएस्टर एंड एक्रेलिक। तो हमने 2 तरीके के जो सिंथेटिक फाइबर थे उनको हमने देखा, एक रेयॉन को देखा और एक नायलॉन को देखा, ठीक है। दोनों का यूज जिसमें हो रहा था वो भी हम लोग ने पढ़ लिया। अब जो ये है पॉलिएस्टर और एक्रेलिक, इसको देखते हैं।
पॉलिएस्टर एक अन्य संश्लेषित रेशा है, ठीक है। इस रेशे से बने कपड़े में आसानी से सिलवटें नहीं पड़ती हैं। जो पॉलिएस्टर है इसमें सिलवटें जो है सिकुड़न आसानी से नहीं पड़ती हैं। ये सपाट रहता है और सरलता पूर्वक धुल भी जाता है, इजीली एकदम धुल जाता है, वॉशेबल होता है। अतः यह है वस्त्र सामग्री हेतु पर्याप्त उपयोगी पदार्थ है। मतलब कह सकते हैं कि जो पॉलिएस्टर है उसको अगर हम कपड़े के रूप में यूज कर रहे हैं तो ये भी एक अच्छा पदार्थ है। आपने लोगों को सुंदर पॉलिएस्टर कमीजें और अन्य परिधान पहने हुए अवश्य देखा होगा। यहाँ पे एक बहुत अच्छा ये पॉइंट है और काफी इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर नोट डाउन करिएगा कि जो टेरिलीन है एक लोकप्रिय पॉलिएस्टर है। इसे बहुत महीन रेशों में खींचा जा सकता है, जैसे जिन्हें फिर किसी भी अन्य तंतु समान बुना जा सकता है। मतलब क्या है कि यहाँ पे एक लाइन दे दी गई है, टेरिलीन है वो एक सबसे लोकप्रिय पॉलिएस्टर है। इसे बहुत महीन रेशों में खींच करके बहुत महीन रेशों में खींचा जा सकता है, जिन्हें फिर किसी अन्य तंतु में फिर जब खींच करके लंबे लंबे पूरे रेशे बन जाएंगे उसके बाद इनको बुन लिया जाएगा। तो यहाँ पहेली कुछ कहना चाह रही है कि मेरी माँ जल के लिए सदैव पेट बोतलें, PET पेट जो है बोतलें, और चावल तथा चीनी संचयन के लिए यानी चावल और चीनी रखने के लिए पेट जार खरीदती थी। मैं जानने के लिए उत्सुक हूँ कि आखिर ये पेट है क्या। तो आइए देखते हैं ये क्या है। तो ये जो PET पेट है ये इसका मतलब होता है पॉलीएथिलीन टरथेलेट। तो पॉलीएथिलीन टरथेलेट जो है ये एक बहुत सुपरिचित प्रकार का पॉलिएस्टर है। तो ये पॉलिएस्टर का टाइप ही है, ठीक है, जिसमें जो है ये एक बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है। तो इसका उपयोग बॉटल, बर्तन, यानी हम ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से पॉलिएस्टर जो है उसका यूज़ कपड़े बनाने में यूज़ होता था, उसी तरीके से हमारे जो डेली रूटीन में यूज़ होने वाली जो बॉटलें हैं, बर्तन हैं, फिल्म है, तार है, ठीक है, फिल्म जो वो जो है यूज़ की जाती हैं एक्सरे वगैरह के लिए, ठीक है, वो हो जाएगा। तार है, अन्य बहुत से उपयोगी उत्पाद के निर्माण में भी इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये सब किससे बनता है? पॉलिएस्टर से, और वो भी कौन से? पेट जो है पॉलीएथिलीन टरथेलेट वाला जो पॉलिएस्टर है। आगे देखते हैं। अब जैसे यहाँ पे ये चीज़ हो गई, चारों ओर दृष्टि घुमाइए और पॉलिएस्टर से निर्मित वस्तुओं की एक सूची बनाइए। अब आपने तो ये जान लिया कि पॉलिएस्टर से कौन कौन सी वस्तुएं बन रही हैं। तो अपने चारों ओर देखिए कि कौन कौन सी जो है आपके घर में चीज़ें हैं जो कि पॉलिएस्टर से बनी हुई हैं, तो उसे जो है नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं कि जो पॉलिएस्टर है वो पॉली प्लस एस्टर वास्तव में एक रसायन है जो एक एस्टर कहलाता है, क्योंकि इसके नाम में ही एस्टर लगा हुआ है, तो ये एक एस्टर है। एस्टर की इकाइयों की पुनरावृत्ति से बनता है, जिसमें जो है इसमें कई सारी छोटी छोटी इकाइयां हैं, उनकी जब पुनरावृत्ति होती है, ठीक है, तो फिर उसके बाद उनके सेम साइज को यूज़ करते करते उसके बाद एक कॉम्प्लेक्स, एक बहुलक बन जाता है, वही जो है पॉलिएस्टर कहलाता है। एस्टर वे रसायन है जो फलों को उनकी गंध प्रदान, अब ये जो एस्टर रसायन है उनके बारे में बताया गया है कि एस्टर रसायन की क्या क्वालिटीज़ हैं, उनके क्या बेनिफिट्स हैं। तो ये क्या होता है, जो फलों को उनकी गंध प्रदान करता है। फलों में जो अलग अलग तरीके की स्मेल होती है वो एस्टर के कारण होती है। निर्मित कपड़े पॉलीकॉट या पॉलीवूल, टेरिकॉट आदि नामों से बेचे जाते हैं, यानी कि एस्टर से बने हुए जो कपड़े होते हैं वो, देखिए ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे कि अगर आपको कहीं सुनने में मिल रहा है पॉलीकॉट या पॉलीवूल या टेरिकॉट, तो आप ये समझ जाइए कि ये जो टेरिकॉट वगैरह है ये पॉलिएस्टर के ही, इसी के द्वारा ही जो है बने ये निर्मित कपड़े हैं, ठीक है, सॉरी एस्टर से बने निर्मित कपड़े हैं। जैसे कि नाम सुझाते हैं ये कपड़े दो प्रकार के रेशों से मिलकर के बने हुए हैं। नाम से ये पता चल रहा है दो प्रकार के रेशों से मिलकर के बनाए गए होंगे। पॉलीकॉट पॉलिएस्टर और कपास का मिश्रण है। ये जो पॉलीकॉट और पॉलिएस्टर है, ठीक है, जो अभी हम लोग ने ऊपर पढ़ा, ये किसका मिश्रण है? ये कपास का मिश्रण है। और पॉलीवूल और पॉलिएस्टर जो है और ऊन, ये उसका और ऊन का मिश्रण है, ठीक है। मतलब यहाँ पे ये कहा गया है कि नाम ये सुझा रहे हैं कि ये जो कपड़े हैं वो दो प्रकार के रेशे को मिला करके बनाए जाते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि पॉलीकॉट, पॉलिएस्टर और कपास का मिश्रण है, इन तीनों का मिश्रण बन गया। इन दोनों का नेम लगभग जो है सिमिलर हो सकता है, कि मतलब यहाँ पे ये हो गया कि जो पॉलीकॉट है और पॉलीवूल है ये दो का जो है मिश्रण हो जाएगा, और ये पॉलीकॉट है ये भी दो का मिश्रण हो जाएगा। जैसे हम लोग ने पीछे पढ़ा था कि एक सिंथेटिक और एक जो है नेचुरल फाइबर मिल करके एक जो है उनका बना दिए हैं, ठीक है, वैसे यहाँ पे भी हो गया पॉलिएस्टर में भी। तो इन्हीं दोनों के बारे में हो गया, पॉलीकॉट और पॉलीवूल के बारे में। आगे देखते हैं। हम सर्दियों में स्वेटर पहनते हैं तथा शॉल अथवा कंबलों का उपयोग करते हैं। इनमें से बहुत से वास्तव में प्राकृतिक ऊन से निर्मित नहीं होते हैं, बहुत से ऐसे हैं जो नेचुरल ऊन से नहीं निर्मित होते हैं, यद्यपि वे ऊन के सदृश दिखाई देते हैं। मतलब बहुत से ऐसे ऊन हैं जो ऊन के जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन वो रियल वाला जो ऊन है उस वैसे नहीं होते। ये अन्य प्रकार के संश्लेषित रेशे से तैयार किए जाते हैं,
जो मैन मेड होते हैं, जिन्हें हम एक्रिलिक कहते हैं। ठीक है, ये जो ऊन के जैसे दिखने वाले जो रेशे होते हैं, इन्हें हम एक्रिलिक कहते हैं। ये सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं। प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त ऊन काफ़ी महंगी होती है, जबकि एक्रिलिक से बनी हुई जो वस्तुएं होती हैं वो अपेक्षाकृत सस्ती होती हैं। ये विविध रंगों में उपलब्ध होती हैं, अलग अलग रंगों में भी उपलब्ध होती हैं। संश्लेषित रेशे अधिक टिकाऊ और पहुंच के भीतर होते हैं। मतलब कहने का है कि ये जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं, जो कि जो है लेबोरेटरी वगैरह में बनाए जाते हैं, ये जो होते हैं ये पहले तो जो है कम कॉस्टली होते हैं। ठीक है, मतलब कि पहुंच के भीतर कहने का मतलब है कि हर कोई इसको जो है लगभग अपने आप को सेव करने के लिए वो उसको खरीद सकता है। और ये संश्लेषित ये अधिक टिकाऊ भी होते हैं, काफ़ी दिनों तक के भी चलने वाले होते हैं, जिससे ये प्राकृतिक रेशों की अपेक्षा अधिक लोकप्रिय। इसी वजह से ये जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं वो प्राकृतिक रेशों की अपेक्षा अधिक लोकप्रिय हो गए। नेक्स्ट है, आप पूर्व में प्राकृतिक रेशों को जलाने का क्रियाकलाप कर चुके हैं। पिछले जो हमारे जो क्लासेस के जो चैप्टर्स थे उनमें हमने जो प्राकृतिक रेशे थे उनको जलाने का क्रियाकलाप किया था। इसमें हम देखेंगे कि संश्लेषित रेशे जब उनको जलाया जाता है, उनको जलाने का जब प्रयास किया जाता है तो क्या होता है। तो जब संश्लेषित रेशे जो है उनको जब जलाने का प्रयास करें तो आप पाएंगे कि इनका व्यवहार प्राकृतिक रेशों से भिन्न है। प्राकृतिक रेशों से को जब जैसे जलाया गया था तो उनका व्यवहार कैसे था, और इनको जब जलाया गया तो इनका व्यवहार उनसे लगभग भिन्न था। आप यह भी पाएंगे कि संश्लेषित रेशे गर्म करने पर पिघल जाते हैं। जब इनको गर्म किया जाता है तो ये क्या होते हैं, पिघल जाते हैं। ये वास्तव में संश्लेषित रेशों का एक हानिकारक गुण भी है। एक तरीके से देखा जाए ये एक हानिकारक गुण है। तभी कहा जाता है यदि वस्त्रों में आग अगर लग जाती है तो वो बहुत ही आपदाजनक हो जाता है, क्योंकि कपड़ा जो है वो पिघल जाता है। ठीक है, और पहनने वाले जो व्यक्ति होता है उसके शरीर से पिघलने के बाद उसके शरीर से वो चिपक जाता है। तो वो आग से जितना उसको खतरा हो रहा होता है वो उसके कपड़े के चिपकने के बाद वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अतः हमें प्रयोगशाला अथवा रसोई घर, यानी कि प्रयोगशाला में अगर जा रहे हैं या फिर रसोई घर में जा रहे हैं तो उसमें कार्य करते समय आप संश्लेषित वस्त्र जो है उसे ना पहने। इसके लिए जो है ये बताए गए। अब यहाँ पे पहेली कह रही है कि तभी उसको कुछ चीज़ें समझ में आई, तो वो कह रही है, ओह अब मैं समझी कि मेरी माँ रसोई घर में काम करते समय पॉलिएस्टर से बने वस्त्र क्यों नहीं पहनती थी। ठीक है, क्योंकि पॉलिएस्टर के जो कपड़े हैं उनके बारे में हमें यही पता चला कि ये जो होते हैं ये गर्म होने पर ये पिघल जाते हैं और जिस व्यक्ति ने इसे पहन रखा है उसके शरीर से ये चिपक जाएंगे। ठीक है, तो इसके बारे में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है जो एग्जाम्स की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। देख लेते हैं कि सभी संश्लेषित रेशे पेट्रोलियम मूल के कच्चे माल, जिसको हम पेट्रो रसायन कहते हैं, से विविध प्रक्रमों द्वारा तैयार किए जाते हैं। ठीक है, तो ये समझ लीजिएगा कि जो संश्लेषित रेशे होते हैं सिंथेटिक फाइबर, ये पेट्रोलियम मूल के कच्चे माल, हमने पहले भी पढ़ा था कि नायलॉन का जब बनावट हो रही थी तो हमने ये कहा था कि ये प्योर जो है संश्लेषित फाइबर है, तो वो किससे, कोयला, जल और वायु से मिलकर के बनाया था। ठीक है, तो वही यहाँ पे कहा गया है जितने भी सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो पेट्रोलियम मूल के जो कच्चा माल होता है ना, जिसको पेट्रो रसायन कहते हैं, उससे इसके विविध प्रक्रम द्वारा अलग अलग जो है मेथड्स के द्वारा इनको बनाया जाता है। और पीछे हम लोगों ने एक जो पॉलीवूल और उसका जो पढ़ा था, उनमें वो दो जो नेचुरल फाइबर्स और जो सिंथेटिक फाइबर से मिलकर के जो बन रहे थे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन अक्सर करके ऐसे पूछे जाते हैं कि अगर पॉलीवूल है तो वो किससे, किन किन दो जो है फाइबर से मिलकर के बना हुआ है, तो वो हमें बताना होगा। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग है हमारी संश्लेषित रेशों के गुणधर्म। संश्लेषित रेशे जो होते हैं उनके गुणधर्म क्या होते हैं। कल्पना करिए कि आज वर्षा का दिन है, आप किस प्रकार का छाता प्रयोग में लाएंगे और क्यों लाएंगे। संश्लेषित रेशे अद्वितीय गुणधर्मों वाले होते हैं जो इन्हें परिधान सामग्री हेतु लोकप्रिय बनाते हैं। उनकी जो मतलब की जो ज़रूरत की, जिस जगह हमको उन कपड़ों की ज़रूरत पड़ रही है या हमको उनसे सेफ्टी मिल रही है, तो उसी वजह से ये और भी ज़्यादा लोकप्रिय होते चले जा रहे हैं। ये शीघ्र सूखते हैं, तो इनकी क्वालिटी देख लेते हैं। ठीक है, तो जो यहाँ से देख लीजिए कि जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं ये बहुत जल्दी सूख जाते हैं अगर इनको धुला जाए। अधिक चलाऊ होते हैं, काफ़ी समय तक चलते भी हैं। कम महंगे होते हैं, सस्ते भी होते हैं। ठीक है, आसानी से उपलब्ध और रख रखाव में भी सुविधाजनक होते हैं। यानी कि अगर हमने कुछ ऐसे सिंथेटिक फाइबर के बारे में पढ़ा था कि जिनको अगर हमने तह लगा करके हमने रख दिया तो उनमें सिलवटें नहीं पड़ती हैं, यानी कि प्रेस करने का झंझट खत्म। ठीक है, तो इसलिए आसानी से उपलब्ध भी हो जाते हैं और रख रखाव में भी सुविधाजनक होते हैं। निम्नलिखित क्रियाकलाप द्वारा इसमें हमें ये करके देखना है। ठीक है, स्वयं ये सीखना है कि कैसे। तो क्रियाकलाप में देखते हैं क्या है। एक आकार के दो कपड़े के टुकड़े लीजिए। हमें एक ही आकार के मतलब साइज सेम होना चाहिए, दो कपड़ों के टुकड़े हमें लेना है। प्रत्येक लगभग आधा मीटर वर्ग हो। ठीक है, इनमें से एक जो है वो प्राकृतिक रेशे से, मतलब जो दो टुकड़े ले रखे हैं वो एक प्राकृतिक रेशे से निर्मित होना चाहिए, दूसरा संश्लेषित रेशे से बना हो सकता है। इन टुकड़ों के चयन हेतु अपने माता पिता की मदद, जब आप इन टुकड़ों का चयन कर रहे हो तो अपने माता पिता की मदद ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है,
टुकड़ों को पृथक बीकरों या मगों में भिगो करके जिनमें बराबर मात्रा में जल भरा। अब दोनों टुकड़ों को हमें क्या लेना है कि अलग अलग जो बीकर है उनमें जल की मात्रा एकदम बराबर होनी चाहिए, इनमें हमें भिगो देना है। 5 मिनट बाद कपड़ों के टुकड़ों को पात्रों से निकाल लीजिए और उन्हें कुछ मिनट धूप में फैला दीजिए, उसमें से निकाल के धूप में फैला दीजिए। प्रत्येक पात्र में शेष रहे जल के आयतन की परस्पर तुलना कीजिए, यानी कि वहां से निकालने के बाद जो भी जो है जल बचा हुआ है उसमें पात्र में, उसकी हमें तुलना करनी है दोनों ही जो है जो दोनों ही बर्तनों में कि किसमें जो है ज़्यादा यूज़ हो गया, यानी किस कपड़े में ज़्यादा सोखा गया और किस कपड़े में कम सोखा गया। तो यहाँ पे है क्या कुछ क्वेश्चंस है कि क्या संश्लेषित रेशे प्राकृतिक रेशों की अपेक्षा कम जल सोखते हैं। ये बात सही है क्योंकि तभी वो जल्दी सूख जा रहे हैं। क्या वे सूखने में कम समय लेते हैं। हाँ बिल्कुल, वो जल्दी सूख जाते हैं ना जो संश्लेषित रेशे होते हैं। ये क्रियाकलाप आपको संश्लेषित कपड़ों के गुणधर्म के बारे में क्या बतलाता है। तो इसमें कुछ क्वालिटीज उसने यही बताई क्रियाकलाप में कि जो है वो पानी को जल्दी, मतलब दो ही क्रियाकलाप में दो मेथड हमें पता चले कि अगर पानी की जो मात्रा है, जो लेवल है, वो संश्लेषित वाले में अगर ज़्यादा रहा तो यही पता चला कि जो संश्लेषित जो रेशे से बना कपड़ा जो था वो पानी कम सोखता है। ठीक है, दूसरा उसको जब धूप में सुखाया तो फट से जो है वो सूख गया। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट, अपने माता पिता से इन कपड़ों की प्राकृतिक रेशो। इसे क्या है कि हम लोग एक्सपेरिमेंट करके अगर देखें तो हो सकता है कुछ चीज़ें गलत हों, या इसको जो है और भी ज़्यादा अगर क्लैरिफाई करना हो तो हमारे पास अगर कोई जो है सिंथेटिक फाइबर का कुछ भी हो, रेयॉन का कपड़ा हो या फिर जो है पॉलिस्टर हो, कुछ भी हो, उसको यूज़ करके देख लें, या फिर जो है इसको यूज़ कर लें, मतलब कि कोई नेचुरल फाइबर्स यूज़ कर लें। तो दोनों को इस तरीके से हम करके एक्सपेरिमेंट करके भी हम इसको और भी ज़्यादा कन्फर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि माता पिता इन कपड़ों की प्राकृतिक रेशों की तुलना में चिरस्थायित्व यानी टिकाऊपन के मूल्य और टिकाऊपन कि कब तक ये चल सकते हैं, उनका मूल्य और उनका रखरखाव के विषय में जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं कि किस तरीके से हम उनको रखें, अगर हम उनको प्रेस करें तो उनकी कितनी हीट होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, ये सारी चीज़ें। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारी हेडिंग है वो है प्लास्टिक। तो आप घर पर प्रतिदिन काम में आने वाली बहुत सी प्लास्टिक की वस्तुओं से परिचित होंगे। इस प्रकार की वस्तुओं और उनके उपयोगों की एक सूची बनाइए। हमें क्या करना है, जो हम घरों में जो प्लास्टिक की जो चीज़ें यूज़ करते हैं उन बर्तनों की हमें सूची बनानी है। जो भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं प्लास्टिक का, ठीक है, उसकी हमें सूची बनानी है। तो अभी हमें मतलब कि यहाँ पे हमें क्या करना है, संश्लेषित रेशे की तरह प्लास्टिक भी एक बहुलक है। जिस तरीके से हमने संश्लेषित जो सिंथेटिक फाइबर थे उनका हमने ये कहा था कि वो सब बहुलक होते हैं, उसी तरीके से प्लास्टिक जो है वो भी एक बहुलक है। तो हम प्लास्टिक के बारे में ये एक जान सकते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ कि प्लास्टिक क्या है, एक बहुलक है। सभी प्लास्टिकों में इकाई की व्यवस्था एक ही प्रकार नहीं होती। मतलब यहाँ पे ये कहा गया है कि जो बनावट है, जो इकाई, जो जैसे हम लोग ने संश्लेषित फाइबर्स में ये देखा था कि सारी इकाइयाँ मिल करके एक बहुलक बना रही थी, वैसे ही यहाँ पे ये कहा गया है, यहाँ पे लाइन थोड़ी डिफर हो गई कि सभी प्लास्टिकों में इकाइयों की जो व्यवस्था है, उनका जो अरेंजमेंट है वो एक ही प्रकार का नहीं होता है। देखो, कुछ में ये रेखीय होता है, कुछ में जो इकाइयों का अरेंजमेंट, क्योंकि अरेंजमेंट यहाँ पे चेंज कर लिए गए, कुछ में रेखीय होता है, तो अन्य जितने भी होते हैं उनमें त्रियकबद्ध यानी कि क्रॉसबद्ध होता है। ठीक है, तो क्रॉस या कुछ में क्रॉस होता है, कुछ में जो है रेखीय होता है, इस तरीके से होता है। तो ये हो गया अरेंजमेंट। यहाँ पे कुछ अरेंजमेंट यहाँ पे दिखाया गया है, ये रेखीय वाला हो जाएगा ऊपर वाला और ये क्रॉस वाला हो जाएगा। ठीक है, नीचे। तो यहाँ पे ये आपने देख लिया। आगे देखते हैं, प्लास्टिक की जो वस्तुएं हैं उनमें सभी संभव आकारों और साइजों में उपलब्ध हैं। हमने देखा है कि प्लास्टिक की जो वस्तुएं होती हैं वो लगभग जितने भी जो भी उनका शेप होता है, अलग अलग शेप्स में हमको प्रोवाइड होती हैं। क्या आपको आश्चर्य नहीं होता कि ये कैसे संभव है? तो तथ्य यहाँ पे मेनली यहाँ पे ये बात है कि प्लास्टिक जो है वो आसानी से सांचे में ढाला जा सकता है। तो प्लास्टिक के बारे में एक खास बात है कि इसे आसानी से कोई भी शेप दिया जा सकता है, अर्थात इसे कोई भी आकार दिया जा सकता है। प्लास्टिक का पुनः चक्रण हो सकता है। ये लाइन याद रखिएगा कि जो प्लास्टिक है उसका पुनः चक्रण हो सकता है, इसे पुनः प्रयुक्त किया जा सकता है, प्लास्टिक को पुनः प्रयुक्त किया जा सकता है, रिसाइकलिंग इसकी की जा सकती है, इसे रंगा और पिघलाया भी जा सकता है, इसे बेल करके चद्दरों में बदला भी जा सकता है, अथवा इसकी जो तारें होती हैं वो भी बनाई जा सकती हैं, यानी कि तार के ऊपर की जो कवरिंग होती है वो भी बनाई जा सकती है। इसलिए इसके इतने विभिन्न प्रकार के उपयोग है। मतलब कहने का है कि सिंपल जो प्लास्टिक है उसकी रिसाइकलिंग हो सकती है और रिसाइकलिंग के द्वारा वो अलग अलग जो है उसमें यूज भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए कुछ दिखाया गया, जैसे प्लास्टिक की चेयर है, बाल्टी है, ठीक है, ग्लास है, और यहाँ पे एक बाइक वगैरह दिखाई गई है। अब यहाँ पे देखते हैं पॉलीथीन जो है वो भी एक प्लास्टिक का प्रकार है। पॉलीथीन जो है पॉली प्लस एथीन प्लास्टिक का एक उदाहरण है। जो सामान्य उपयोग होने वाली जो पॉलीथीन थैलियां हैं उनको बनाने में ये काम आता है, पॉलीथीन पॉलीमर जो होता है, क्योंकि हमने ये पढ़ा था कि जो प्लास्टिक होता है वो भी एक क्या है, पॉलीमर है।
अब आप स्वयं प्लास्टिक के टुकड़ों को मोड़िए, आप खुद उसको मोड़िए, उसके बाद क्या प्लास्टिक की वस्तुएं सफलतापूर्वक मोड़ी जा सकती हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कुछ प्लास्टिक की जो वस्तुएं हैं वो सरलतापूर्वक मोड़ी जा सकती हैं, जबकि कुछ मोड़ने हेतु बल लगाने पर टूट जाती हैं। मतलब प्लास्टिक की भी जो वस्तुएं हैं उनके बारे में बताया गया है कि कुछ ईजिली मुड़ जाती हैं, कुछ को अगर जब मोड़ा जाता है तो वो टूट जाती हैं। तो जब हम प्लास्टिक की बोतल में गर्म जल डालते हैं तो वो विकृत हो जाती हैं। जैसे हम प्लास्टिक की बोतल में गर्म जल डालते हैं तो उनका शेप चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है इसे भी देख लेते हैं। तो आइए देखते हैं इसमें क्या है। ऐसा प्लास्टिक मतलब यहाँ पे ये जो इसकी जो शेप चेंज हो गया ना, वो जो बॉटल जो थी प्लास्टिक की जिसमें गर्म पानी डाला गया तो वो विकृति हो गई, उसमें शेप में चेंज हो गया। तो ऐसा हुआ क्यों? तो ऐसी जो प्लास्टिक होती है उसको कहते क्या है ये हम जान लें। ऐसी प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाए, आसानी से उसका शेप चेंज हो जाए तो उनको और सरलतापूर्वक मुड़ भी जाए, ऐसी जो होती हैं उनको हम थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि थर्मोप्लास्टिक क्या होती है? ऐसी प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाए, आसानी से उसका शेप चेंज हो जाए और सफलतापूर्वक उनको हम मोड़ भी सकें, मुड़ भी जाती हूँ। ठीक है, दूसरी यहाँ पे है पॉलीथीन और पीवीसी। पॉलीथीन और पीवीसी जो होती हैं वो थर्मोप्लास्टिक के कुछ उदाहरण है। हमने देखा है कि पॉलीथीन को अगर जलाएं तो वो उसका शेप चाहे जैसा भी हो एकदम सिकुड़ करके जरी सी हो जाएगी। ठीक है, और पीवीसी जो होती है ये दोनों ही यहाँ पे थर्मोप्लास्टिक के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पे कहा जाए कि थर्मोप्लास्टिक के आप एग्जाम्पल बताइए तो आपके पास दो है, पॉलीथीन और पीवीसी। इनका उपयोग, अब इनका उपयोग किसमें किसमें होता है ये देख यहाँ पे, मतलब कि ये जो थर्मोप्लास्टिक है इसका यूज किसमें किसमें होता है। तो इनका उपयोग होता है खिलौनों में, कंघियों में, विभिन्न प्रकार के पात्र के बड़े जो पैमाने पर निर्माण किए जाते हैं। मतलब अलग अलग तरीके के बर्तन बनाने में भी इनका यूज होता है, खिलौने बनाने में भी, कंघियां बनाने में भी यूज होता है। ठीक है, और इनका यूज बड़े पैमाने में किया जाता है। तो अब ये देख सकते हैं कि जो जो है यहाँ पे हमने देखा था थर्मोप्लास्टिक का यूज किसमें किसमें हो रहा था। दूसरी ओर हमें ये देखना है कि कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं जिन्हें एक बार सांचे में अगर डाल दिया जाए तो इन्हें ऊष्मा दे करके नर्म नहीं किया जा सकता। यानी कि कुछ ऐसे प्लास्टिक हैं जिनको एक बार अगर ढाल दिया जाए तो वो वैसे ही रहेंगे, उनको आप जो है दूसरा शेप उनका नहीं बन सकता है। तो ऐसे जो होते हैं उनको थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। दोनों तरीके के ध्यान रखिएगा, थर्मोप्लास्टिक कौन से होते हैं, थर्मोसेटिंग कौन से होते हैं। तो यहाँ पे हमने कुछ ऐसे पढ़े जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो होते हैं वो ऐसे होते हैं कि जिनको अगर गर्म किया जाए और उनको एक बार जो है सांचे में ढाल दिया गया है तो दोबारा उनको गर्म करके उनको जो है ऊष्मा दे करके उनको मतलब कि उनकी शेप में कोई चेंज नहीं किया जा सकता है। तो ऐसे जो होते हैं उनको हम बोलते हैं, उनके जो उदाहरण है उसमें है बेकेलाइट और मेलामाइन। ठीक है, तो ये दोनों एग्जाम्पल जरूर ध्यान रखिएगा कि थर्मोप्लास्टिक जो है उसमें कौन से आते हैं। ये जो बेकेलाइट होता है इसमें क्या होता है, बेकेलाइट ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है और ये बिजली के स्विच, विभिन्न बर्तनों, ये ध्यान रखिएगा कि बेकेलाइट जो है वो उसका यूज कहाँ कहाँ होता है। तो बेकेलाइट जो होता है ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है, इसलिए इसका जो यूज होता है ये बनता है स्विच, विभिन्न बर्तनों के हत्थे, जो बर्तन के हत्थे होते हैं उनमें, जैसे कि कुकर का हैंड वगैरह ताकि हाथ ना जले आदि के बनाने में इसका काम किया जाता है, किसका, बेकेलाइट का। उसके बाद दूसरा है मेलामाइन। मेलामाइन भी एक बहुउपयोगी पदार्थ है, ये आग का प्रतिरोधक होता है। ठीक है, जो बेकेलाइट होता है विद्युत और ऊष्मा का होता है और मेलामाइन जो होता है ये आग का प्रतिरोधक होता है। ये अन्य प्लास्टिक की अपेक्षा ऊष्मा को सहन की अधिक क्षमता रखता है। अन्य प्लास्टिक की अपेक्षा ये ऊष्मा जो होती है उसको हीट को और भी ज्यादा ये सहन कर सकता है। ये फर्श की जो टाइलें होती हैं, रसोई के बर्तन होते हैं और कपड़े बनाने के कपड़े जो हैं उनको भी बनाने में उपयोग में लाया जाता है, जो आग का प्रतिरोध करते हैं। ठीक है, अब ये यहाँ पे दिया गया है कि थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के विभिन्न उपयोग में प्रदर्शित किया गया है। कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पे कुछ बर्तन दिए गए हैं। ठीक है, और ये कुकर की हैंडल में जो यूज हो रहा है और जो प्लग हैं उनमें और प्लेटें हैं उनका भी दिखाया गया है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के निर्मित ये किसका है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से निर्मित जो वस्तुएं हैं उनका दिखाया गया था। ठीक है, यहाँ पे थर्मोप्लास्टिक से जो निर्मित वस्तुएं हैं वो यहाँ पे दिखाई, यानी इनको अगर हम जो है हीट में गर्म करें तो इनका शेप चेंज हो जाएगा, वो चाहे इसका हो चाहे ये वायर का हो। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग है विकल्प पदार्थ प्लास्टिक। आज यदि हम कोई खाद्य सामग्री, जल, दूध, अचार, सूखे मेवे आदि की संचयन करने की सोचें तो प्लास्टिक पात्र सबसे सुविधाजनक लगते हैं। इसका कारण उनका हल्का भार, कम कीमत, अच्छा सामर्थ्य, उनको रखने की जो कैपेसिटी होती है का उपयोग मतलब कि और उपयोग में आसानी है। ठीक है, इसकी यही रीज़न है। धातुओं की अपेक्षा हल्के होने के कारण, क्योंकि जो प्लास्टिक के जो बर्तन होते हैं वो धातुओं की अपेक्षा हल्के होते हैं, हल्के होने के कारण प्लास्टिक का उपयोग कारों, वायुयान और अंतरिक्ष यानों में भी होता है। उपयोग की ये सूची असीमित है।
तो उपयोग की ये जो सूची है ये असीमित है, क्योंकि यदि हम चप्पल, फर्नीचर या सजावट की वस्तुएं और आदि से गिनना अगर प्रारंभ करें तो ये सूची और भी लंबी हो सकती है। ठीक है, आइए आप अब प्लास्टिक की अभिलाक्षणिक गुणों की विवेचना करें। अब इसके कुछ गुण हैं प्लास्टिक के, उन्हें भी देख लेते हैं। पहला है प्लास्टिक अनअभिक्रियाशील है। ठीक है, कैसे? आप जानते हैं कि लोहे जैसी धातुओं को जब नमी और वायु में खुला छोड़ दिया जाए तो उसमें जंग लग जाता है, परंतु प्लास्टिक जल और वायु से अभिक्रिया नहीं करते, उनका संक्षारण आसानी से नहीं होता है। तो इनका जो है संक्षारण, इनका संक्षारण जो है वो आसानी से नहीं होता है, इसलिए इनका उपयोग बहुत से रसायनों सहित विभिन्न प्रकार के पदार्थों के संचयन हेतु भी किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया पहला कि ये जो है अभी अनअभिक्रियाशील होते हैं, प्लास्टिक जो होते हैं वो किसी से भी क्रिया नहीं करते हैं। दूसरा यहाँ पे है कि प्लास्टिक हल्का, प्रबल और चिरस्थायी होता है। यहाँ पे मतलब कि हमने ये बताया था कि प्लास्टिक जो होता है वो थोड़ा लाइट होता है और प्रबल भी होता है, स्ट्रॉन्ग भी होता है और ड्यूरेबल होता है। चिरस्थायी मतलब काफ़ी समय तक के अगर सही तरीके से यूज़ किया जाए तो ये चल भी सकता है। पूर्व काल में उपयोग होने वाली जो बाल्टी है उनके बारे में अपने माता पिता और दादा दादी से बात करिए। किस पदार्थ की बनी बाल्टियां और मग आज आप उपयोग में ले रहे हैं, पहले कैसे कौन सी यूज़ की जाती थी और आप प्रेजेंट टाइम में कौन सी हम यूज़ कर रहे हैं। प्लास्टिक पात्रों का उपयोग में लाने से क्या लाभ हुआ है? क्योंकि प्लास्टिक जो है वो बहुत हल्का, प्रबल, चिरस्थायी और विभिन्न आकारों और साइजों में ढाला जा सकता है, अतः यह विभिन्न उद्देश्यों हेतु उपयोग में लाया जाता है। प्लास्टिक सामान्यतः धातुओं की अपेक्षा सस्ते होते हैं। अगर देखें तो यहाँ पे ये ध्यान दीजिए कि प्लास्टिक जो है वो धातुओं की अपेक्षा ये सस्ते होते हैं। ये उद्योगों और घरेलू कार्यों में व्यापक रूप से उपयोग में लाए जा सकते हैं। विभिन्न प्रकार के प्लास्टिक पात्रों की सूची बनाइए जिन्हें आप दैनिक जीवन में उपयोग में ला सकते हैं। एक एग्जाम्पल आप खुद ही समझ सकते हैं कि आखिर ये इनका जो चिरस्थायी है, चिरस्थायी तो तभी होगा, ड्यूरेबल तभी होगा जब हम उसको सही तरीके से रखेंगे। कि एक एग्जाम्पल है कि अगर आपके पास एक स्टील की बाल्टी है, ठीक है, और एक जो है उसकी प्लास्टिक की बाल्टी है, तो प्लास्टिक की बाल्टी के अकॉर्डिंग स्टील की बाल्टी काफ़ी भारी होगी और उसमें जल भी कम आएगा और जल जब उसमें डाल दिया जाएगा तो उसका वेट और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन प्लास्टिक की बाल्टी जो कि हल्की है उसमें पानी की मात्रा भी ज़्यादा आ सकती है और उसका जो वेट होगा वो स्टील की बाल्टी के अकॉर्डिंग कम होगा। नेक्स्ट हेडिंग है प्लास्टिक कुचालक है। तो कैसे? आपने ऊपर सीखा कि प्लास्टिक ऊष्मा और विद्युत के कुचालक हैं, इसलिए बिजली के तार जो हैं वो प्लास्टिक से ढके रहते हैं और खाना बनाने वाले पात्रों के जो हत्थे होते हैं वो भी, जैसे कुकर वगैरह जो होते हैं वो भी प्लास्टिक के ही बने होते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है, क्या आप जानते हैं प्लास्टिक का स्वास्थ्य देखभाल उद्योग में व्यापक उपयोग है। स्वास्थ्य देखभाल जो उद्योग है उसमें भी इसका सबसे ज़्यादा उपयोग होता है। इनमें उपयोग किए जाने वाले कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि दवा की गोलियों, टिक्कियों को जो पैक करने हेतु जो इसके रैपर्स होते हैं उनमें प्लास्टिक का यूज़ किया जाता है। घावों को सीने हेतु जो धागे होते हैं वो भी प्लास्टिक के बने होते हैं। सिरिंज है, ठीक है, और जो है चिकित्सकों के जो दास्ताने हैं और विविध प्रकार के चिकित्सीय यंत्र जो हैं वो सब किसके होते हैं? प्लास्टिक के होते हैं। दूसरा यहाँ पे देख लें कि माइक्रोवेव ओवन में भोजन पकाने हेतु जो विशिष्ट प्लास्टिक पात्र, क्योंकि उसमें स्टील वगैरह तो नहीं रख सकते ना, करंट लगने का खतरा होगा, तो विभिन्न प्रकार के एक विशिष्ट स्पेशल प्रकार के जो है प्लास्टिक पात्र उसमें यूज़ किए जाते हैं। प्लास्टिक के जो पात्र हैं वो उसमें यूज़ किए जाते हैं। माइक्रोवेव ओवन में ऊष्मा खाद्य पदार्थ जो है उसको पका देती है, परंतु प्लास्टिक पात्र को प्रभावित नहीं करती है, इसीलिए स्पेशल टाइप के जो है प्लास्टिक पात्र उसमें माइक्रोवेव ओवन जो होता है उसमें भी यूज़ किए जाते हैं। और फिर लास्ट है कि टेफ्लॉन एक विशिष्ट, यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो टेफ्लॉन होता है वो एक विशिष्ट प्लास्टिक है जिस पर तेल और जल नहीं चिपकता है। इसका सीधा सा एग्जांपल यहाँ दिया गया है। ये भोजन पकाने में जो पात्र, जो नॉनस्टिक पैन वगैरह, नॉनस्टिक जो कढ़ाई वगैरह होती है उसमें एक जो परत लगाई जाती है ना, परत लगी रहती है, तो यहाँ पे वही कहा गया है कि पात्रों पर ना चिपकने वाली एक परत लगाने का काम आता है। तो वही जो परत लेयर्ड होती है तवे में और पैन में या फिर जो है कढ़ाई में, ठीक है, तो वो जो है उसमें टेफ्लॉन एक जो प्लास्टिक है इसी की ही लेयर को लगा दिया जाता है, तो ये नॉन स्टिक हो जाएगी। आगे इसको, ये जो सारणी है इसे डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा यहाँ पे है उसे भी देख लेते हैं क्या है। तो यहाँ पे देखिए लास्ट जो है इसमें एक और पॉइंट है, वो क्या है कि अग्निसह प्लास्टिक। अभी हम लोग ने पहले भी देखा था कि थोड़ा ऊपर जाकर के उसमें हम लोग ने ये पढ़ा था ना कि अग्निसह कुछ ऐसे प्लास्टिक के प्रकार भी थे जो ऊष्मा जो है उसको काफ़ी ज़्यादा जो है उसको बियर कर सकते हैं, उसको सह सकते हैं। तो अग्निसह प्लास्टिक जो है यद्यपि संश्लेषित रेशे आसानी से आग पकड़ लेते हैं, हम जानते हैं कि जो है इसमें नायलॉन, रेयन वगैरह उन सब के बारे में हमने पढ़ा था,
परंतु ये जानना रोचक होगा कि आग बुझाने वाले जो कर्मचारी हैं उनके परिधानों में उनके लिए जो ड्रेस होती है उसमें मेलामाइन, ये ध्यान रखिएगा, ये जो मेलामाइन है इसको ऊपर भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, मेलामाइन प्लास्टिक की परत चढ़ी होती है जो उसे अग्निरोधक बनाती है। कि उन्हें जो है आग की चपेट में क्यों नहीं आते हैं, क्योंकि मेलामाइन की जो प्लास्टिक की एक लेयर होती है वो उस पर चढ़ी रहती है। नेक्स्ट हेडिंग है प्लास्टिक और पर्यावरण में क्या रोल, क्या इसमें जो है संबंध है। जब हम बाजार जाते हैं तो हमें प्लास्टिक अथवा पॉलीथीन थैली में लपेटी हुई वस्तुएं मिलती हैं। यह एक कारण है कि हमारे घरों में प्लास्टिक का कचरा इकट्ठा होता रहता है, फिर ये प्लास्टिक कूड़ेदान में चला जाता है। प्लास्टिक का निस्तारण एक प्रधान समस्या है। अब प्लास्टिक का निस्तारण करना एक बहुत बड़ी समस्या हो गई, क्योंकि अगर लिमिट में यूज़ किया जाए तो इसका यूज़ हो सकता है, लेकिन अगर लिमिट में अनलिमिटेड यूज़ किया जाए तब इसका निस्तारण बहुत ही मुश्किल होता है। पदार्थ को प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे कि जीवाणु की क्रिया, यहाँ पे एक बताया गया है कि एक बहुत ईजी जो पदार्थ जो है उनकी जो सफाई हो जाती है धरती से, उसका जो है 2 तरीके के मेथड है कि पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे कि जीवाणु की क्रिया द्वारा जब अपघटित हो जाता है तो ऐसे जो होते हैं उनको जैव निम्नीकरणीय कहते हैं, बायोडिग्रेडेबल कहते हैं ऐसे पदार्थों को। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा सरलता से विघटित नहीं होते हैं तो उनको हम जैव अनिम्नीकरणीय यानी कि जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। ठीक है, तो इनमें यहाँ पे आगे देखने से पहले ये जो सारणी है इसे हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि अपशिष्ट के प्रकार दिए गए हैं, अपशिष्ट के प्रकार हैं और अप्राहसित होने में लगने वाला समय यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, इसमें डीजेनरेट होने के लिए जो इसकी टाइमिंग दी गई है वो यहाँ पे पदार्थ की प्रकृति दी गई है। तो जैसे यहाँ पे है कि सब्जी और फलों के छिलके बचा हुआ भोजन वो कितने दिनों में जो है डीजेनरेट हो जाते हैं, तो 1 से 2 सप्ताह के अंदर वो अपघटित हो जाते हैं और उसके बाद ये जो प्रोसेस है वो बायोडिग्रेडेबल है। दूसरा यहाँ पे कागज है, कागज को जो है अपघटित होने में 10 से 30 दिन लगते हैं, ये भी बायोडिग्रेडेबल है। सूती कपड़े को 2 से 5 महीने लगते हैं, ये भी बायोडिग्रेडेबल है। लकड़ी को 10 से 15 वर्ष लगते हैं उसको जो है अपघटित होने में, ठीक है, डीजनरेट होने में, ये भी बायोडिग्रेडेबल है। ऊनी वस्त्र को लगभग 1 साल लगता है, 1 वर्ष लगता है, बायोडिग्रेडेबल है। टिन, एल्यूमिनियम और अन्य धातु के जो डिब्बे होते हैं इनको 100 से 500 वर्ष लग जाता है डीजनरेट होने में, ये भी। लेकिन ये किस में आएंगे, जब इतना ज़्यादा टाइम लग रहा है तो ये किस में आ जाएंगे, नॉन बायोडिग्रेडेबल में। फिर प्लास्टिक की जो थैलियाँ इनमें कई वर्ष लग जाते हैं, इनका कोई हिसाब नहीं है, ये भी नॉन बायोडिग्रेडेबल में आ जाएंगे। अब यहाँ पे कहा गया है कि क्योंकि प्लास्टिक अपघटित होने में कई वर्ष ले लेता है, यह पर्यावरण हितैषी नहीं है, इसलिए ये जो है एनवायरनमेंट के लिए फ्रेंडली नहीं है, ये पर्यावरण प्रदूषण का कारण भी बनता है। इसके अतिरिक्त जब इस संश्लेषित पदार्थ को जलाया जाता है, इसके अलावा भी जो है पर्यावरण में प्रदूषण का एक और रीज़न है कि जब ये जो संश्लेषित पदार्थ है इसको जब जलाया जाता है तो ये पूर्णतः जलने में लंबा समय भी लेता है और इस प्रक्रम में भारी मात्रा में विषैली जो धुआं होता है, जहरीला धुआं, वो उत्सर्जित कर पर्यावरण को प्रदूषित करता है। इस समस्या का समाधान कैसे किया जा सकता है, तो यहाँ पे देखिए, पहले यहाँ पे बताया गया है कि यथासंभव प्लास्टिक के उपयोग से पहले तो बचिए। कपास या जूट के बने थैलों का प्रयोग कीजिए। जैव निम्नीकरण यानी ऐसी चीज़ें जो बायोडिग्रेडेबल हों और जैव अनिम्नीकरणीय जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है उन अपशिष्टों को अलग इकट्ठा करिए, यानी दोनों अपशिष्ट जो हैं वो अलग अलग करिए, इनका अलग निस्तारण भी करिए। इसे अपने घरों पर व्यवहार में लाइए, घरों में जो है इसको यूज़ में लाइए, कि जैसे पन्नी वगैरह हैं वो अगर गंदी हो गई हैं तो उनको धुल करके इसको वापस से यूज़ में लाइए। कुछ और तरीके भी सुझाइए जिनके द्वारा आप प्लास्टिक पदार्थों के उपयोग को कम करने में सहयोग दे सकते हैं। अब नेक्स्ट है कि प्लास्टिक जो अपशिष्ट हैं उनको पुनः चक्रित करना बेहतर होगा, इनका रिसाइकलिंग करना जो है बहुत जो है अच्छा होता है। अधिकांश थर्मोप्लास्टिक जो होते हैं वो पुनः चक्रित किए जा सकते हैं। थर्मोप्लास्टिक जो होते हैं इनको वापस से जो है रिसाइकिल किया जा सकता है। जिन वस्तुओं का पुनः चक्रण किया जा सकता है उनकी सूची बनाइए। पुनः चक्रण के समय कुछ रंग प्रदान करने वाले अभिकर्मक मिला दिए जाते हैं, इससे पुनः चक्रित सामग्री का उपयोग विशेष रूप से खाद्य पदार्थों के संचयन हेतु सीमित हो जाता है। मतलब इसमें जो है अभिकर्मक मिला दिया जाता है जिसका किसी और चीज़ में इसका यूज़ कर लिया जाता है। अब यहाँ पे जी ये वाला जो पैराग्राफ है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात कही गई है कि एक उत्तरदायी नागरिक के रूप में आप 5R सिद्धांत को याद रखिए। उसमें क्या है, ये जो 5R सिद्धांत है उसमें देखते हैं। पहला है उपयोग कम करिए, यानी कि उपयोग कम करिए, जो प्लास्टिक की चीज़ों का है उसको रिड्यूस कर दीजिए। ठीक है, तो पहला R तो हो गया रिड्यूस। उसका है पुनः उपयोग करिए, रीयूज करिए, पुनः चक्रित करिए, रिसाइकिल करिए, पुनः प्राप्त करिए, रिकवर करिए, और उपयोग ना करिए, रिफ्यूज कर दीजिए। उपयोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा उसका कम करिए तो ये ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। तो ये ही जो है यहाँ पे 5R हैं। इस प्रकार की आदतें विकसित करिए जो पर्यावरण यानी पर्यावरण जो है हितैषी हों। ठीक है, इस तरीके की हमको आदतें अपने में लानी है।
आगे देखिए, क्या आपने कोई ऐसे कचरे का ढेर देखा है जहां पशु, विशेष रूप से गाय, कचरा खा रही हूँ? खाद्य अपशिष्ट खाने के प्रक्रम में ये पशु पॉलीथीन की थैलियां और खाद्य पदार्थों के रैपर जो हैं वो भी निगल लेते हैं। क्या आप इसके परिणामों की कल्पना कर सकते हैं? तो आइए देखते हैं इससे नुकसान क्या होता है। प्लास्टिक पदार्थ इन पशुओं के श्वसन तंत्र में जो कंठरोध होता है उस कंठरोध उत्पन्न करते हैं अथवा आमाशय में एक अस्तर बना देते हैं। पहले तो जो है अगर सांस की नली में अगर ये जो है रुक गए तो उसमें जो है उसमें सांस लेने में इनको दिक्कत हो जाएगी, तो इनकी मौत हो जाती है। दूसरा, अगर आमाशय तक पहुंच गए तो उसमें अस्तर बना लेते हैं और अंततः ये उनकी मृत्यु का कारण बन सकते हैं। फिर है यहाँ लापरवाही से इधर उधर फेंकी गई जो पॉलीथीन की थैलियां हैं उनको इनका नालियों में भी इफेक्ट क्या पड़ता है कि नालियों में जाकर के फंस जाती हैं, क्योंकि इनका ये बायोडिग्रेडेबल तो है नहीं, तो ये वहाँ पे फंस जाती हैं। और कभी कभी हम बहुत अधिक लापरवाही दिखाते हैं और चिप्स, बिस्किट और अन्य खाद्य पदार्थों के रैपर सड़क पर, उद्यान अथवा पिकनिक के स्थानों पर फेंक देते हैं। क्या हमें ऐसा करना चाहिए? पहले हमें ऐसा करने से सोचना जरूर चाहिए। ठीक है, एक उत्तरदायी नागरिक के रूप में आप क्या उपाय सुझाते हैं जिससे सार्वजनिक स्थल स्वच्छ और जो है प्लास्टिक मुक्त रहे? तो ये जो है ये हमें अपने अंदर लाना है कि जो है अपने मतलब कि अपने इन्वायरमेंट में प्लास्टिक का कम से कम उसका वेस्टेज फैले और कम से कम उसका यूज़ हो सके। तो इसके लिए हमें अपनी आदतों में थोड़ा चेंज लाना पड़ेगा जो पहले दिए गई हैं उसके अनुसार भी। आगे देखते हैं, यहाँ पे दिया गया है रेशा विवेक। तो ये फाइबर्स के बारे में दिया गया है। क्या है? प्लास्टिक की थैलियां जलाशय में अथवा सड़क पर नहीं फेंकनी चाहिए। तो पहला स्टेटमेंट तो यही है कि प्लास्टिक की जो थैलियां हैं वो जलाशय और सड़क पर नहीं फेंकी जानी चाहिए। दूसरा है, क्योंकि हमने ये पढ़ा था कि प्लास्टिक भी एक बहुलक है, तो जाहिर सी बात है ये छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर के बना होगा, तो ये भी तो एक रेशे ही होंगे। उसके बाद है, खरीदारी के लिए जाते समय सूती और जो है कपड़े का थैला या जूट का थैला लेकर के जाइए। फिर नेक्स्ट है कि प्लास्टिक पदार्थों का उपयोग कम से कम करिए। उदाहरण के लिए जैसे प्लास्टिक के स्थान पर स्टील के बने भोजन रखने वाले जो डिब्बे हैं उनको प्रयोग में लाइए। ठीक है, अब इस चैप्टर के जो जरूरी क्वेश्चंस हैं उन्हें देख लेते हैं। तो पहला यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि कुछ रेशे संश्लेषित क्यों कहलाते हैं। तो हमने ये पढ़ा था कि वो रेशे जो कृत्रिम रूप से मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं, जो पौधे और जंतुओं से प्राप्त नहीं होते हैं, वो संश्लेषित रेशे या फिर मानव निर्मित रेशे कहलाते हैं। संश्लेषित रेशे जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, एक्रिलिक या फिर पॉलिएस्टर होते हैं, रेयॉन होते हैं और नायलॉन होते हैं। ठीक है, तो ये जो है उनके जो है टाइप्स भी हो गए। सेकंड क्वेश्चन है, इसमें हमें बताना है कि सही उत्तर में हमें चिन्ह लगाना है। ठीक है, रेयॉन एक संश्लेषित रेशा नहीं है क्योंकि, तो इसके बारे में क्या है, तो इसमें जो खा वाला है वो सही है क्योंकि इसे काष्ठ लुगदी से प्राप्त किया जाता है। इस वजह से जो रेयॉन जो है वो एक जो है सॉरी यहाँ पे कहा गया है कि एक संश्लेषित रेशा नहीं है। ठीक है, काष्ठ लुगदी से प्राप्त किया जा रहा है ना, तो इसे जो है केमिकली नहीं बनाया जा रहा है, बल्कि ये लकड़ी का जो पेड़ है उसी की ही लुगदी से ही ये बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। पहला दिया गया है, संश्लेषित रेशे डैश अथवा डैश रेशे भी कहलाते हैं। संश्लेषित रेशे जो है वो मानव निर्मित अथवा कृत्रिम भी कहलाते हैं। ठीक है, कृत्रिम रेशे भी ये कहलाते हैं। दूसरा यहाँ पे है कि संश्लेषित रेशे कच्चे माल से संश्लेषित किए जाते हैं जो कि संश्लेषित कहलाता है। और लास्ट में दिया गया है कि संश्लेषित रेशे की भांति प्लास्टिक भी एक क्या है, बहुलक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में है, नायलॉन रेशे से निर्मित 2 वस्तुओं के नाम बताइए जो नायलॉन रेशे से प्रबलता दर्शाती हूँ। तो यहाँ पे जो है 2 इसमें एग्जाम्पल बताने हैं। तो हमने ये पढ़ा था नायलॉन के बारे में, एक पैराशूट और चट्टानों पर चढ़ने के लिए जो रस्सी होती है वो नायलॉन रेशे की प्रबलता को दर्शाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। खाद्य पदार्थों का संचयन करने हेतु प्लास्टिक पात्रों के उपयोग के 3 प्रमुख लाभ बताइए। तो 3 लाभ यही हैं। पहले तो ये चिरस्थायी होता है, अगर इसे सही तरीके से यूज किया जाए तो लंबे समय तक ये चल सकता है। ये हल्का होता है और ये मजबूत होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 में है, निम्नलिखित पदार्थों को पुनः चक्रित किए जा सकते हैं और पुनः चक्रित नहीं किए जा सकते हैं में वर्गीकृत कीजिए। तो यहाँ पे कुछ पदार्थ दिए गए हैं जिनमें जो रिसाइकिल किए जा सकते हैं, जो रिसाइकिल नहीं किए जा सकते हैं वो कौन कौन से हैं। तो पहले ये देख ले, पुनः चक्रित जो किए जा सकते हैं वो कौन से हैं। तो प्लास्टिक का खिलौना हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद सामग्री लाने वाले जो थैले हैं वो हो जाएगा, बॉल पॉइंट पेन हो जाएगा, प्लास्टिक के कटोरे हो जाएंगे, और उसके बाद है विद्युत तार के आवरण, ये भी हो जाएगा, और फिर लास्ट में है कुर्सियाँ।
ठीक है, प्लास्टिक की जो कुर्सियाँ हैं ये जो है ये पुनः चक्रित हो सकते हैं। अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि जो पुनः चक्रित नहीं हो सकते हैं, तो बाकी इसमें जो बच रहे हैं जैसे कि टेलीफोन यंत्र हो जाएगा और कुकर के हत्थे हो जाएंगे, ठीक है, और विद्युत स्विच हो जाएगा, ये जो है ये पुनः चक्रित नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 में है, क्या दांत साफ करने के जो ब्रश है उसका हैंडल और जो शू की ब्रिस्टल है वो एक ही पदार्थ के बनाए जाते हैं। तो हमने ये पढ़ा था कि एक जो है दांत साफ करने के जो ब्रिस्टल होते हैं उसके बारे में हमने पढ़ा था कि जो नायलॉन जो सिंथेटिक फाइबर होता है उसके उस रेशे से बनाए जाते हैं, क्योंकि वो थोड़े सॉफ्ट होते हैं, और जो पकड़ने वाला होता है वो प्लास्टिक का बना होता है, हैंडल जो होता है वो प्लास्टिक का बना होता है। ठीक है, फिर लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 में कॉलम ए और कॉलम बी को हमें मिलाना है। तो पहला है पॉलिस्टर। पॉलिस्टर जो है वो पॉलिस्टर कपड़े में आसानी से बल नहीं पड़ते हैं। पॉलिस्टर कपड़े जो होते हैं इनमें आसानी से बल नहीं पड़ते हैं, सिलवटें नहीं पड़ती हैं। टेफ्लॉन जो है ये ना चिपकने वाला भोजन, यानी टेफ्लॉन का जो है उन बर्तनों में यूज़ किया जाता है जो जिनमें भोजन नहीं, नॉन स्टिक पैन वगैरह जो होते हैं उनमें यूज़ होता है। रेयॉन जो है वो कास्ट लुगदी यहाँ पे जो बताया गया है वुड पल्प से बनता है, उसके उपयोग करके उसका इसे तैयार किया जाता है। फिर लास्ट में आता है नायलॉन। नायलॉन का है कि पैराशूट और मोजा बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, बाकी सारे क्वेश्चंस जो है उनका चैप्टर से आपको हेल्प मिल जाएगी। तो ये जो चैप्टर है वो यहीं पे ही एंड होता है। नेक्स्ट वीडियो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।